बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद उमर और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि टू ओपन ए डोर force of 15 newton is applied at 30 degree to the horizontal. Find the horizontal and vertical component of the force. एक डोर है और इसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एक डोर को खोलने की कोशिश करेंगे या तो हम उनको पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो इसका मतलब ये कि हम इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वो फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं दरवाजे पे उसकी मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन और ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं दरवाजे पे ये एंगल बनवाता है वर्टिकल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ 30 डिग्री। तो हमने फिर इस फोर्स की वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो देखिए इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम के जरिए देखते हैं कि डायग्राम के जरिए उनको इन पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये एक डोर है और इस पे जो फोर्स हम लगवा रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड है F इक्वल टू 15 न्यूटन जो हमको गिवन है। और ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दरवाजे पे वो एंगल बना रहा है along x एक्सिस 30 डिग्री। अब इस फोर्स की हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है और इसी फोर्स की हमने वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो इसकी जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास एफ कॉस थीटा और एफ वाई की फार्मूला है एफ साइन थीटा। अब एफ एक्स कॉस थीटा किस कैसे बराबर है और एफ वाई एफ साइन थीटा की कैसे बराबर है, तो इस पे हमने डिटेल के साथ लेक्चर अपलोड की है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आप वहां जाके देख सकते हैं कि एफ एक्स एफ कॉस थीटा की कैसे बराबर होता है और एफ वाई एफ साइन थीटा। वहां पर हम नहीं जाएंगे, हमने बस जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमको जो फोर्स गिवन है वो है 15 न्यूटन और एंगल 30 न्यूटन। फर्स्ट वी विल फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा की। तो एफ 15 कॉस और एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 तो cos 30 जो है वो 0.866 के बराबर है और फिर जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 12.99 या एफ एक्स इक्वल टू 13 न्यूटन। तो मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है इसकी जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट बन रही है वो है 13 न्यूटन। अब अलोंग वाई एक्सिस इसकी बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है कंपोनेंट। तो वो बराबर होगा एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ जो है ये 15 न्यूटन और साइन और थीटा की जगह हम रिप्लेस करेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 जो है साइन 30 हमारे पास बराबर है 0.5 की और 0.5 को फिर 15 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इससे आ जाएगा 7.5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि इस फोर्स की 15 न्यूटन जो फोर्स हम लगवा रहे हैं डोर पे उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहे हैं वो है 7.5। अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट कंपोनेंट से कम आ रहे हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस से ज्यादा होगी। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज्यादा होगा और कंपोनेंट जो है वो कम। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है a bolt on a car engine needed to be tight with a torque of 14 newton meter. You use a 25 centimeter long wrench and pull on the end of the wrench perpendicularly। तो मत परपेंडिकुलर इसका मतलब ये एंगल 90 बन रहे हैं। हाउ मच फोर्स यू टू डू यू हैव टू एक्सर्ट। हमारे पास जो है एक कार इंजन है और इसमें हम एक नट है उनको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम नट को टाइट करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम इनको रोटेट करेंगे और रोटेटरी मोशन के पीछे जो काज होती है वो है टार्क। तो इसका मतलब ये कि इसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ताकि हम
इस नट को इंजन में टाइट करे तो उस टार्क की जो मैग्नीट्यूड है वो है 40 न्यूटन मीटर। और जो उसके रेंज पे हम उनको टाइट कर रहे हैं उसको रेंज की जो मूवमेंट आर्म है वो हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो कितना फोर्स हो हम इन पे अप्लाई करेंगे ताकि उसी फोर्स पे हम 40 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस करें। तो हमने बेसिकली वही फोर्स को या वही अप्लाइड फोर्स को फाइंड आउट करना है। इसी स्टेटमेंट को हम देखते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये हमारे पास एक नट है और उसको हम एक स्क्रू रेंच का सहारा लेके इनको हम टाइट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हम स्क्रू रेंच पे इनको टाइट कर रहे हैं तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास गिवन है 14 न्यूटन मीटर। और इसकी जो मूवमेंट आर्म या जो लॉन्ग है हमारे पास वो मूवमेंट आर्म बनती है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्रू रेंच की जो मूवमेंट आर्म है। तो कितना फोर्स हम इन पे लगाएंगे तो हमने बेसिकली यही फोर्स को फाइंड आउट। तो देखिए टार्क हमारे पास बड़ा और अब देखिए तो ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये कि एंगल जो परपेंडिकुलरली हम इन पे तो थीटा इक्वल टू 90। अब देखिए टार्क हमारे पास बराबर होता है आर क्रॉस एफ की। तो अगर आर क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिमूव करना चाहे तो इसकी रिप्लेसमेंट पे हम साइन थीटा लगाएंगे तो आर एफ साइन थीटा। तो आर जो है साइन थीटा तो एंगल हमारे पास 90 है और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है। तो ये तो आ जाएगा 1 और 1 आर एफ के साथ मल्टीप्लाई करके वापस आर एफ आ जाएगा। तो टार्क इक्वल टू आर एफ। हमको फोर्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट हमारे पास फोर्स है तो ये आर इक्विलिटी के उस पार जाके डिवाइड हो जाएगा। तो F इक्वल टू टार्क डिवाइड बाय आर। टार्क हमारे पास 14 न्यूटन है न्यूटन मीटर और आर हमारे पास है 0.25। देखिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले एसआई यूनिट और एसआई यूनिट हमारे पास है मीटर। तो सेंटीमीटर जो है इसको हम कन्वर्ट करके मीटर में आ जाएगा 0.25 मीटर। कैसे आता है ये आपको पता है, हमने की है ये कैसे आता है। अब देखिए फोर्स जो है जब 40 को हम 0.25 पे डिवाइड करके तो इससे आ जाए 160 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि हम इसको बेसिकली इसको रेंज पे 160 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो फिर जाके इसमें कितना टार्क प्रोड्यूस होगा 14 न्यूटन मीटर। तो ये हुआ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। Sana phase whose mass is 43 kg sit 1.8 meter from the center of a seesaw. Phase whose mass is 52 kg want to balance Sana. How far from the center of the seesaw should phase sit? हमारे पास एक टू चाइल्ड्स है एक का नाम है सना और दूसरे का नाम है फेज। सना का जो मास है वो है हमारे पास 43 केजी और फेज का जो मास है वो हमारे पास है 52 केजी। ये दोनों जो है शीशा पे अपोजिट साइड में बैठे हैं और सना की जो मूवमेंट आर्म है वो बन रहा है 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शीशा। हमने क्या करना है, हमने फेस की जो है वो मूवमेंट आर्म को फाइंड आउट करना है कि मतलब ये कि फेस मूवमेंट सेंटर ऑफ पाइवट पॉइंट या सेंटर ऑफ शीशा से कितने की दूरी पर बैठा है। तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं या समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए हमारे पास ये शीशा है और ये इसकी पाइवट पॉइंट है। याद रखें पाइवट पॉइंट जो है वो पॉइंट को हम कहते हैं जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम है। में सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है एक करते हैं इसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस की जो नेट इफेक्ट आती है वो जीरो आता है बेसिकली। तो सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे नहीं मतलब डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ मास जो है वो हेवी बॉडीज के करीब ही होता है। तो अब देखिए हमारे पास टू चाइल्ड्स है, ये है हमारे पास वन चाइल्ड जिसका फेस का नाम दिया गया और दूसरा हमारे पास है सना। तो फेस का जो मास है वो हमारे पास है 52 केजी और सना का जो मास है वो है हमारे पास 43 केजी।
सना की जो मोमेंट आर्म बन रहा है वो है हमारे पास 1.8 मीटर। हमने फेस की मोमेंट आर्म को फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। तो ये फेस जो है, ये जो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वही टार्क सना भी प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अगर आप देखें इसकी मास ज्यादा है एज कंपेयर टू सना की मास से, और सना की मास कम है। लेकिन यहाँ पर फिर टार्क कैसे जो है इक्वल होगा, तो ये डिपेंड कर रहा होगा पेरो मोमेंट में। हमने फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ टार्क में ये बात की थी कि टार्क जो है सिर्फ ओनली फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स के साथ साथ मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस फेस की मास ज्यादा है तो इसका मोमेंट आर्म फिर कम आएगा, और मास ऑफ सना जो है ये ज्यादा है तो इसकी मोमेंट आर्म फिर ज्यादा एज कम्पेयर टू फेस ऑफ मोमेंट आर्म की। तो चलिए देखते हैं कि फेस की जो मूवमेंट आर्म बन रहा है आया वो सना की मूवमेंट आर्म से कम है या ज्यादा है। तो अब देखिए ये जो टार्क बन रहा है ये है एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और ये जो मूवमेंट आर्म बन रहा है ये है हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज टार्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। तो ये हुआ मास ऑफ द सना हमारे पास 43 kg, मास ऑफ द जो मूवमेंट आर्म ऑफ द सना जो है वो है 1.8 मीटर, मास ऑफ द फेस जो है वो 52 kg है। हमने मूवमेंट आर्म ऑफ द फेस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि क्लॉकवाइज टार्क या टार्क ऑफ प्रोड्यूस बाय फेस विल बी इक्वल टू टार्क प्रोड्यूस बाय सना। तो टार्क जो है हमारे पास बराबर है आर एफ की, तो यहाँ पर जो है हम डी और एफ वेट है तो डब्ल्यू लिखेंगे, विल बी इक्वल टू डी वेट सना। तो अब डी अपनी जगह पर और वेट की जगह जो है हम, क्योंकि हम हमारे पास वेट गिवन नहीं है, हमारे पास मास गिवन है, तो हम वेट, हमको पता है कि वेट जो है ये हमारे पास बराबर होता है एम जी की। तो हम वेट की जगह एम जी लिखेंगे। लेकिन ये हमारे पास फेस का वेट है तो फेस का वेट होने की वजह से यहाँ पर हम एम एस जी लिखेंगे या एम एफ जी लिखेंगे, क्योंकि ये मास ऑफ द फेस। इसी तरह सेम इज द केस डी एस मल्टीप्लाई बाय एम एस जी, जी को जी के साथ कैंसिल करेंगे क्योंकि 9.8 सेम ग्रेविटी प्रोड्यूस या इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है इन दोनों पे। तो हमारे पास आ जाएगा डी एफ मल्टीप्लाई बाय एम एफ विल बी इक्वल टू डी एस मल्टीप्लाई बाय एम एस। हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, मूवमेंट आर्म ऑफ द फेस को फाइंड आउट करना होगा। तो हम डी एफ को यहाँ पर छोड़ेंगे और एम एफ को जो है इक्वलिटी के उस पर लेकर जाएंगे। तो इसको डी एफ अपनी जगह पर, डी एस मल्टीप्लाई बाई एम एस अपनी जगह पर, और एम एफ जो है इक्वलिटी के उस पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये आ जाएगा। अब हमने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। तो डी एस मूवमेंट आर्म ऑफ सना हमारे पास गिवन है 1.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सना जो है 43 kg है, डिवाइड बाय मास ऑफ द फेस जो है वो हमारे पास है 52 kg। तो इससे आ जाएगा 1.88 मीटर। तो इससे मतलब आ गया कि 1 मतलब राउंड ऑफ फिगर करके इससे आ जाएगा 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेस का जो मूवमेंट आर्म बन रहा है वो है हमारे पास 1.5 मीटर। तो अगर आप देखें तो फेस की मूवमेंट आर्म जो है वो कम है सना से, तो इसी वजह से क्लॉकवाइज स्टार विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज स्टार। ये था आज का हमारा टास्क। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।